किवें जिक्र करा मैं गुड मॉर्निंग, हर दम हर गुड वेले मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तेरा शुक्र करा मैं, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। आज आपकी क्लास लाइव नहीं हो रही, आज मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। इस चक्कर में कोई ऐसा कि मैं लाइव नहीं आ रहा, बट जैसा कि मैं आपकी क्लास मिस ना करूँ, ठीक है, उसको मैं रिकॉर्ड करके आज मैंने शुक्र करा मेरे और आपको मैं डाल रहा हूँ। अब इसको आप तेरा आराम से देख शुक्र सकते हैं। करा। अच्छा, आज हमें क्या करना है? आज हमें सीए इंटर वाला पेपर करना है जो उनके एग्जाम में सितंबर 25 में आया था। ठीक है ना। कल हमने किया था सीएस वाला एग्जाम जो जून 25 के अंदर आया था। सीए के 3 अटेम्प्ट हमारे होते हैं, एक तो मई में, एक सितंबर में, एक आपका जनवरी में जो भी आने वाला है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सितंबर 25 में जो इनकम टैक्स के क्वेश्चन बने थे, एक बार फटाफट से उसको हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि दोनों पेपर फिर हमारे खत्म हो जाएंगे। अच्छा, फिर कल आपकी क्लास नहीं होगी। ठीक है जी, कल आपकी क्लास नहीं होगी। परसों 18 तारीख को मैं डाउट सेशन लूंगा। 19 को भी मैं डाउट सेशन लूंगा, 18 को भी डाउट सेशन होगा, 19 को भी डाउट सेशन होगा। 20 तारीख को फिर अल्टीमेट सीए के चैनल पे मैं लाइव आऊंगा। ठीक है ना, सीए वाले बच्चों के लिए लाइव आऊंगा क्योंकि उनके एग्जाम जनवरी में है, तो उनके एग्जाम में भी 8-10 दिन बचे हैं। सीएस के एग्जाम तो स्टार्ट हो जाएंगे, तो सीएस वाले बच्चे को वो सेशन ज्वाइन करना ऑप्शनल है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर जब सीएस का एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले भी लाइव आऊंगा। ऐसे जब सीए का एग्जाम होगा टैक्स का, उससे भी एक दिन पहले मैं अल्टीमेट सीए वाले चैनल पे लाइव आऊंगा। और सीएस के एग्जाम से पहले मैं अपने पर्सनल चैनल पर वीजी स्टडी वाले चैनल के ऊपर लाइव आऊंगा। ठीक है जी, चलो अब इधर देखो ध्यान से, अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। अब जो इस बार सितंबर के अंदर पेपर बना था वो आपका ये वाला बना था जी। ठीक है जी, ये वाला पेपर बना था सितंबर 2025 के अंदर, इनकम टैक्स का पेपर। एवरेज मैं कह सकता हूं बहुत मुश्किल तो नहीं था, एवरेज पेपर था, और हर बार ऐसा ही पेपर बनता है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन बहुत इजी वे में तुमसे हो सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस बहुत सारी पहले की हुई है जी। और आपको दिखाऊंगा ये सारे पॉइंट्स हम नोट फॉर ऑल वाली सीरीज में कर चुके हैं। ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं वहां पे कवर हो चुके हैं जी। आओ जी, अब एक बार क्वेश्चन नंबर 1 बिना टाइम वेस्ट किए आओ जी एक बार चेक करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, मिस्टर राम, पहली बात इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल, एज 58 साल की है, इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग, किसके बिजनेस में? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल आइटम। स्टेटमेंट पी एंड एल अकाउंट के आपको दिए हुए, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर डेप्रिसिएशन, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है, बट बिफोर टैक्स इसमें टैक्स माइनस नहीं किया हुआ। 52 लाख रुपए फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम, मतलब ये आइटम डेबिट क्रेडिट हो चुकी हैं, उसके बाद ये प्रॉफिट तुम्हें दिखा रखा है। पहला वो कह रहा है डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स। अच्छा, एक बार रिक्वायरमेंट चेक कर लो, रिक्वायरमेंट क्या है? उसने मांगा क्या है? कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम निकालनी है एंड टैक्स लाइबिलिटी भी निकालनी है ऑफ मिस्टर राम अंडर बोथ टैक्स रिजीम। भाई साहब, आपको नॉर्मल से भी निकालनी है और 115 बीएससी डिफॉल्ट से भी निकालनी है, और फिर आपको ये बताना है कहाँ पे टैक्स कम आ रहा है, कहाँ पे टैक्स कम आ रहा है। राम बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉलो कर रहा है मर्केंटाइल बेस पे, मतलब वो ड्यू बेसिस यूज कर रहा है। फिर आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है जी। ठीक है, अब दोनों स्कीम से निकालना है, तो पहले ऐसा करते हैं, पहले डिफॉल्ट स्कीम से निकाल लेते हैं, फिर डिफॉल्ट स्कीम को नॉर्मल स्कीम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो भैया ये नेट प्रॉफिट बेस बनाओगे। अब यहाँ पे डेप्रीसिएशन दे रखा है एज पर इनकम टैक्स रूल्स 28 लाख रुपए, इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रीसिएशन जो है वो 1.5 लाख रुपए का है। अब तुम जानते हो नॉर्मल स्कीम में एडिशनल डेप्रीसिएशन भी मिलता है और नॉर्मल भी मिलता है।
डिफॉल्ट स्कीम में नॉर्मल डेप्रीसिएशन तो मिलता है बट एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं मिलता, तो ये हम डिफॉल्ट स्कीम से निकाल रहे हैं। तो ये 1.5 लाख रुपए इन्होंने माइनस कर रखे हैं क्योंकि प्रॉफिट दे रखे हैं आफ्टर डेप्रीसिएशन, तो 1.5 लाख रुपए ये एडिशनल वाले हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो पहली एडजस्टमेंट तो 1.5 लाख रुपए ऐड करने हैं, ठीक है। फिर इंटरेस्ट अमाउंटिंग 2,10,000 रुपए फॉर शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अब याद करो, आपको मैंने कहा था डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे ऐड होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स हमारा पर्सनल एक्सपेंडिचर होता है। अब एडवांस टैक्स है, ये हमारी एक तरह की पर्सनल लाइबिलिटी है, तो एडवांस टैक्स कोई बिजनेस वाला खर्चा नहीं होता, उन्होंने वो डेबिट कर रखा है, तो ये 2,10,000 रुपये में हमको ऐड करना पड़ेगा। फिर 3.5 लाख रुपए पे किए कॉन्ट्रैक्टर को फॉर कैरिंग आउट वाइट वॉश वर्क एट फैक्ट्री प्रीमाइस। टैक्स आपने काटा नहीं, ठीक है, आपने पेमेंट मतलब ना टैक्स टीडीएस काटा और ना टीडीएस काटने के बाद आपने पेमेंट की है। एक बात मेरे को बताओ, आपने टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस काटने के बाद पे नहीं किया, 70% अलाउड तो समझ में आता है, 30% तो डिसअलाउड होता है। याद करो सेक्शन नंबर 40 हमारा डिसअलाउड वाला, अगर पेमेंट कर रहे हो रेजिडेंट को टीडीएस नहीं काटोगे, 70 अलाउड 30 डिसअलाउड, इन्होंने सारा अलाउड कर रखा है। तो 3.5 लाख रुपए का 30% ये हमें ऐड बैक करना पड़ेगा, 1,05,000 रुपये यहां पर हमें ऐड करके दिखाने पड़ेंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में 3 लाख रुपए डाले, तो ये बिजनेस एक्सपेंडिचर तो नहीं है, इसके तो मुझे 80G में डिडक्शन मिलेगी नॉर्मल स्कीम में, तो यहाँ पर 3 लाख रुपए पहले मुझे ऐड करने पड़ेंगे। फिर एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स एडवर्टीजमेंट चार्जेस इन ब्रोशर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के मैगजीन में एडवर्टीजमेंट वाला खर्चा डिसअलाउड होता है, ये अलाउड तो होता नहीं है, तो ये 40,000 रुपये भी आप यहाँ पे ऐड बैक करोगे। अब बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक पॉइंट भी बता दो जो हमने बाहर उससे किया हो, जो नोट फॉर ऑल वाली सीरीज और रेगुलर बैच से बाहर हो। आपने रेगुलर बैच के बाद अगर नोट फॉर ऑल वाली सीरीज देखी और रिवीजन बढ़िया तरीके से की है, एक पॉइंट अभी तक बाहर नहीं है। फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन ऑब्टेन बाय कोऑपरेटिव बैंक नोट पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ऐसा पॉइंट तो हमने भी आई थिंक 3-4 दिन पहले भी क्वेश्चन में किया था। आपने रिटर्न की ड्यू डेट से पहले इंटरेस्ट पे ही नहीं किया, तो वो खर्चा एज पर सेक्शन नंबर 43B आपको अलाउड होगा ही नहीं, इन्होंने डेबिट कर रखा है। ये 2,60,000 रुपये भी यहाँ पे एड बैक करो जी, ठीक है, 2,60,000 रुपये भी यहाँ पे एड बैक करो। उसके बाद देखो फिर कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय के 1.5 लाख रुपए और एलिजिबल सैलरी एंड डीए दे रखा है 10 लाख। याद कर लो जी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया 14% तक, ये तो हमने आई थिंक मैराथन के अंदर भी किया था, जो भी 8 घंटे वाली मैराथन हुई है। 14% तक तो अलाउड होता है, 14% से ऊपर वाला डिसअलाउड है। अब बताना 10 लाख का 14 कितना होगा, 1,40,000, कितना कंट्रीब्यूशन है 1.5 लाख, तो 10,000 रुपये कंट्रीब्यूशन ये भी हमें यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा जी। उसके बाद इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ कंसेशन 2.5 लाख रुपए रिसीव, ये आपकी इनकम है, खर्चा नहीं है, इनकम है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ कंसेशन मिल रही है, मतलब इस मैन्युफैक्चरिंग जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उसके लिए आपको ये कंसेशन मिल रही है, तो गवर्नमेंट ने कहा ये तो आपकी इनकम बनती है बिजनेस की, इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने क्रेडिट की हुई है, तो हमें कुछ भी नहीं इसका अलग से करना, तो इसका नो ट्रीटमेंट, इसका नो ट्रीटमेंट, ठीक है। उसका अगले पॉइंट पर आओ जी, इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑन एफडी, तो भैया इसको माइनस करोगे क्योंकि आपकी वो अदर सोर्स की इनकम है। कैश गिफ्ट मिला फ्रॉम फादर से, इसको माइनस करोगे, अदर सोर्स में तो वैसे एग्जम्प्ट है बट यहां से हटाओगे क्योंकि ये बिजनेस की इनकम नहीं है, यहां से माइनस करना पड़ेगा। फिर कह रहे एक्सपेंडिचर परटेनिंग टू प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल का एक्सपेंडिचर 23-24 के अलाउड हो चुके थे ड्यू बेस पे, और फिर आपने इस साल उसको कैश पे कर दिया 35,000। बता दो, सोच के बता दो फटाफट से, याद करो सेक्शन 40A(3)A, याद है, कोई खर्चा आपको ड्यू बेस पे अलाउड हो चुका था, आपने फिर इस साल में कैश पे कर दिया, अब वो डिसअलाउड तो हो नहीं सकता, इसको डीम्ड बिजनेस की इनकम मान के टैक्सेबल कर देंगे, तो 35,000 रुपये तुम्हारी इनकम में जुड़ जाएगा क्योंकि 10,000 से ऊपर का कैश तो अलाउड ही नहीं होता, 35,000 रुपये इनकम में जुड़ जाएगा। ऑडिट फीस आपने पे की प्रीवियस है 23-24 की 75,000, टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस काटा बट आपने डिपॉजिट नहीं किया उस प्रीवियस ईयर में, टीडीएस डिपॉजिट जो किया वो 31 दिसंबर 24 को किया जी, 31 दिसंबर 24 को किया है। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, उस टाइम पर 30% खर्चा डिसअलाउड हुआ होगा,
और 70% अलाउड हो गया होगा। अब जो 30% खर्चा उस साल में डिसअलाउड हुआ होगा, वो इस साल में क्या 30% खर्चा वो अलाउड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल अलाउड हो जाएगा जी। अब यहाँ पे 30,000 रुपये का जो खर्चा है, मतलब जो भी 30% खर्चा यहाँ पे निकल के आ रहा है वो हमें अलाउड करना पड़ेगा। तो 75,000 रुपये का, भाई 23-24 का है ना, तो उस साल में 70 डिसअलाउड हुआ होगा, सॉरी 70 अलाउड हुआ होगा, 30 डिसअलाउड हुआ होगा उस साल में। तो याद करो, मैंने कहा था जो डिसअलाउड हुआ वो अलाउड हो जाएगा उस साल में जब तुम टीडीएस काट के जमा करवा दोगे। उसने इस साल में जमा करवा दिया, तो इस साल में 30% खर्चा जो पहले डिसअलाउड हुआ था वो अलाउड हो जाएगा। तो 75, 30% निकालोगे 22,500, ये माइनस हो जाएंगे बस, और तो कुछ भी नहीं है जी। ये पूरी कैलकुलेशन है जी। अब एक बार यहाँ पे फटाफट से देख लो जी, एक बार यहाँ पे फटाफट से देखना। अब यहाँ पे देखो 52 लाख रुपए नेट प्रॉफिट दे रखे हैं, एडिशनल डेप्रीसिएशन यहाँ पे ऐड कर रखा है, क्योंकि हम जो निकाल रहे हैं वो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से निकाल रहे हैं, तो 1.5 लाख रुपए ऐड है। फिर एडवांस टैक्स 2,10,000 रुपये अलाउड नहीं होता। फिर कॉन्ट्रैक्टर 30% पेमेंट डिसअलाउड 1,05,000 रुपये। उसके बाद देखो फिर यहाँ पर जी प्राइम मिनिस्टर, ये तो डिडक्शन मिलेगी 80G में, यहाँ 3 लाख जोड़ दोगे। एडवर्टीजमेंट 40,000 रुपये जोड़ दोगे। फिर इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, आपने ड्यू डेट तक पे नहीं किया रिटर्न की, वो जोड़ दोगे। फिर जो 14% से ऊपर वाला कॉन्ट्रीब्यूशन है 10,000 रुपये, वो जोड़ दोगे। इतना आप जोड़ दोगे। उसके बाद माइनस में क्या करोगे? माइनस में एक तो आप यहाँ पे करोगे ये 1.5 लाख रुपए जो एफडी का इंटरेस्ट है। फिर कैश गिफ्ट मिला फादर से, वो माइनस करोगे। फिर जो आपका वही 35,000 रुपये खर्चा था जो ड्यू बेस पे अलाउड हो चुका था, अब आपने वो कैश पे कर दिया, तो वो डीम्ड बिजनेस की इनकम मान के 35,000 रुपये ऐड कर देंगे। और जो पहले वाला खर्चा था, जो उसने बोला था कि जिसका टीडीएस पिछले साल कटा था बट पे नहीं किया था, पे आपने अब किया है, तो वो अलाउड तो हुआ नहीं होगा। 70% अलाउड होगा, 30 डिसअलाउड होगा। वो 30 अब देखो 30% जो इसका है वो अब तुम्हें डिसअलाउड हो गया था उस साल में, वो अब तुम्हें अलाउड हो जाएगा असेसमेंट ईयर 25-26 में 22,500। तो उसके बाद अदर सोर्स की इनकम, अदर सोर्स की इनकम एक तो ये 1.5 लाख का आएगा। कैश गिफ्ट मिला फादर से, वो तो एग्जम्प्ट है, तो 1.5 लाख की अदर सोर्स की इनकम है। ग्रोस टोटल इनकम आ गई इतनी। अब तुम्हें डिफॉल्ट स्कीम में 80G की डिडक्शन मिलनी नहीं है, डिफॉल्ट स्कीम में यही तुम्हारी इनकम आएगी। और फिर निकालोगे टैक्स 3 लाख तक एग्जाम, 3 लाख से 7 लाख, 7 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 12 लाख, 12 लाख से 15 लाख, 15 लाख से ज्यादा। तो जो इनकम 15 से ऊपर है उस पर तो लगा दोगे 30, और 15 लाख तक 1,40,000 है, तो इतना टैक्स आपका आएगा। अब इनकम 50 लाख से ऊपर है, 10% सरचार्ज यहाँ पे लगेगा, 4% सेस लगेगा, ये आपका आंसर आएगा जी। अब बताओ इसके अंदर है क्या। और अगर इसी को मुझे नॉर्मल स्कीम में कन्वर्ट करना है तो सारा क्वेश्चन सेम रहेगा। एक तो एडिशनल डेप्रीसिएशन जो 1.5 लाख हमने ऐड किया वो इस इनकम में माइनस करना पड़ेगा जी, क्योंकि वो एडिशनल डेप्रीसिएशन मिलता है नॉर्मल स्कीम के टाइम पे, ठीक है ना। 1.5 लाख मैंने माइनस कर दिया। उसके बाद फिर 80G की मेरे को डिडक्शन मिलेगी प्राइम मिनिस्टर वाली 3 लाख रुपए, बस बाकी तो सेम ही है जी। बाकी तो आप देखो ये इनकम आ गई, बाकी वो 2.5 लाख की लिमिट यूज की है। 50 लाख से ऊपर है, यहाँ पे सरचार्ज भी है और सेस भी है, ये आपका आंसर आएगा जी। अब यहाँ 1758 आ रहा है और वहां पर बन रहा है आपका टैक्स 1772, तो नॉर्मल स्कीम में टैक्स तुम्हारा कम आ रहा है, तो बेस्ट जो होगा वो नॉर्मल स्कीम हमारे लिए होगी। बेनिफिशियल जो है वो ऑप्ट आउट है ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, कि हम ऑप्ट आउट कर लें, हम नॉर्मल स्कीम में आ जाएं, ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। बस ये पर ध्यान दो जी, ये पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। डन। अब ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो मैंडेटरी क्वेश्चन बनता है वो ये वाला क्वेश्चन है जी। सेम सीए के एग्जाम के अंदर बनता है, सेम सीएस के एग्जाम के अंदर बनता है, बट सीए वाले बच्चों को पूरा फुल फ्लेज करना होता है, सीएस वाले इसी क्वेश्चन के 4 पार्ट बना देते हैं जी। वो इसी के 4 पार्ट बना देंगे, अलग अलग बोल देंगे डेप्रीसिएशन बताओ कितना हो गया, फिर बोल देंगे कि कितना डिडक्शन मिलेगा, कितनी बिजनेस की इनकम आएगी, कितनी ग्रोस टोटल इनकम आएगी, वो अलग अलग किस्सों में पूछ लेंगे जी। क्या बात समझ में आ रही है जी। अब यहाँ पे आ जाओ, एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं जी। आओ जी सारे बच्चे एक बार फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो। क्वेश्चन नंबर 2 किसका है? कह रहे श्वेता एक इंडियन सिटीजन है, इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, शी इज अ वर्किंग पार्टनर इन श्वेता एंड वरुण एसोसिएट विच वॉज सेटअप इन चेन्नई, ठीक है। शी विजिट फॉरेन कंट्री ए क्वाइट ऑफन, जाती रहती है, एंड प्रोवाइड अकाउंटिंग सर्विस टू कॉर्पोरेट देयर इन इंडिविजुअल कैपेसिटी, इंडिविजुअल कैपेसिटी में, फर्म की कैपेसिटी में नहीं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में, फर्म की कैपेसिटी में नहीं, क्योंकि फर्म तो इंडिया में सिचुएटेड है, प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में।
इन कंट्री ए शी इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी इनकम टैक्स, मतलब वहां कोई टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, तो हो सकता है वो डीम्ड रेजिडेंट वाली कैटेगरी में बन जाए, क्योंकि इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, टैक्स पे करने के लायबल नहीं है। बस उसका देखना पड़ेगा टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से अगर ज्यादा है तो वो डीम्ड रेजिडेंट बन सकती है, और अगर वो डीम्ड रेजिडेंट बन गई तो वो RNOR बन जाएगी जी। अब डिटेल उसकी हर इनकम की ये दे रखी है। अब रेमुनरेशन फ्रॉम हर CA फर्म इन इंडिया अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया, तो भैया 16 लाख, तो ये 16 लाख की इनकम तो आएगी आएगी। वगैरह डिडक्टेबल वाइल कंप्यूटिंग इनकम ऑफ फर्म, जो मतलब फर्म की जब इनकम निकाली उसके हाथ में इसको डिडक्शन मिलेगी फर्म को, तो जब फर्म को डिडक्शन मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगी, तो उसकी 16 लाख की इनकम तो ये हो गई। उसके बाद इनकम रिसीव्ड फ्रॉम प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग सर्विस इन कंट्री ए, रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट इन कंट्री ए, तो 5 लाख, तो भैया ये तो फिर बाहर ही है। अब कमाई बाहर है, रसीब बाहर की है, तो यहां पे तो उसकी कोई टैक्सेबिलिटी होनी नहीं है। फिर डिविडेंड है फ्रॉम कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री ए एंड रिसीव्ड इन ए बैंक अकाउंट कंट्री ए, ये भी 8 लाख, कमाई बाहर रसीब बाहर, ये भी यहां से हटा दो। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कंट्री ए विच वॉज सेटअप इन कंट्री ए बट कंट्रोल फ्रॉम चेन्नई, अब कंट्रोल फ्रॉम चेन्नई, ये इनकम इंडियन इनकम मानी जाएगी। कितनी है? 7 लाख, तो 16 और 7 23 लाख रुपए की इनकम बन रही है, मतलब उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है, तो वो डीम्ड रेजिडेंट वाली कैटेगरी में यहां पे कवर हो जाएगा और वो RNOR बन जाएगा। निकालना क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है अलोंग विद टैक्सेबिलिटी ऑफ टोटल इनकम, उसकी इनकम भी निकालनी है। तो पहले में तो भैया वो क्या बन गया? पहले में तो वो बन गया आपका, वो इंडिया में विजिट नहीं कर रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डीम्ड रेजिडेंट है, RNOR है, और RNOR के हाथ में एक तो ये वाली इनकम आएगी 16 लाख की, और एक 7 लाख रुपए की इनकम आएगी जिसका कंट्रोल इंडिया में है, तो 16 और 7 23 लाख रुपए की इनकम RNOR के हाथ में आएगी जी। ये दोनों इनकम RNOR के हाथ में नहीं आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? कमाई बाहर है, रसीब बाहर की है, कंट्रोल इंडिया में उसका है नहीं जी। तो RNOR के हाथ में 16 लाख ये वाली इनकम पहली, और ये 7 लाख जहां कंट्रोल इंडिया में है, 23 लाख रुपए की इनकम RNOR के हाथ में आएगी। फिर वो कह रहा है शी विजिट एंड स्टे इन इंडिया 200 डेज एवरी ईयर सिंस 12 प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर इंक्लूडिंग 24-25, लो जी हर साल वो 200 दिन के लिए आ रहा है, तो 182 डेज या उससे ज्यादा है, और पिछले 7 साल में 730 दिन में आराम से हो गया होगा, 2 बार रेजिडेंट भी हो गया होगा, तो भाई ये तो ROR बन गया। अगर ROR है तो सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, फिर तो 16 और 5 21 और 8 30 और 7 16 और 5 21 और 8 29 और 7 36 लाख रुपए की इनकम उसकी टैक्सेबल होगी सेकंड वाले केस में, अगर वो ROR है। अब बताओ क्या मुश्किल है यार इसके अंदर यार। अब जो बच्चे कहते हैं पेपर मुश्किल बनता है, क्या मुश्किल है? अब जब मैं करा रहा हूं तब तुमसे सारे हो रहे हैं, जब खुद करने बैठते हैं तब नहीं होते, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। आगे देखो फिर अगला पॉइंट, अब वो कह रहा है शी डिड नॉट विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस 24-25, इंडिया में उसने विजिट नहीं किया, एंड हर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया 4 लाख फ्रॉम फॉर द फाइनेंशियल 24-25 इंस्टेड ऑफ 16 लाख। अब 16 लाख की बजाय वहां 4 लाख है, तो 16 लाख की बजाय वहां पे 4 लाख है, तो भाई 4 लाख और यहां पर कितना था? 4 और 7 11, तो उसकी इनकम 15 लाख तक है। अब 15 लाख तक है तो भैया वो तो फिर NR बनेगा जी, वो तो फिर डीम्ड रेजिडेंट तो बन नहीं सकता, 182 डेज वैसे ही कवर नहीं हो रहा, इंडिया में विजिट हुआ नहीं वो, तो ये तो NR बनेगा। तो अगर वो NR बनेगा तो NR के हाथ में तो इनकम बस फिर ये आएगी 4 लाख वाली जी, और तो NR के हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी होगी नहीं, क्योंकि यही इनकम होगी जो उसने इंडिया में कमाई है, तो 4 लाख आएगी बस फिर उसके हाथ में, बाकी तो कोई इनकम आएगी नहीं जी। तो मेरे ख्याल से ये आंसर यही बनेगा। हाँ एक बार मैं चेक कर लेता हूँ जी, एक बार चेक करना इसका आंसर खोलना यहाँ पर, तो पहला तो 23 लाख हो गया, तो यहाँ पे RNOR बन गया, दूसरे में 200 दिन के लिए आ रहा है तो वो ROR बनेगा, ROR बनेगा तो सारी ग्लोबल इनकम आएगी 36 लाख, फिर तीसरे में 16 लाख की बजाय 4 लाख है तो वो NR बनेगा, और अगर NR बनेगा तो बस उसके हाथ में 4 लाख की इनकम टैक्सेबल होगी। ये पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ रहा है। लॉक कर सकते हैं।
ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट पॉइंट ये क्वेश्चन है टीडीएस और टीसीएस का जी। जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है ये क्वेश्चन उसका है, टीडीएस और टीसीएस का। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है आर्यन ए रेजिडेंट इंडिविजुअल एंगेज इन द रिटेल ट्रेड ऑफ ऑटो पार्ट थ्रू वेरियस स्टोर अक्रॉस दिल्ली एनसीआर। टोटल टर्नओवर उसकी जो है 15 करोड़ रुपए की है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24। द फॉलोइंग डेटा इज फर्निश्ड रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 25। क्या कह रहा है। ही परचेज, उसने गुड्स परचेज किया फॉर 105 लाख का एक्सक्लूडिंग जीएसटी 18% ऑन 21 मई 24 को फ्रॉम दीवा एलएलपी फर्म रेजिडेंट इन इंडिया। आउट ऑफ दिस परचेज गुड्स 5 लाख रुपए एक्सक्लूडिंग जीएसटी वर रिटर्न 20 जुलाई 24 ड्यू टू क्वालिटी इशू फॉर विच दीवा एलएलपी रिफंड द मनी 20 फरवरी 25 को। एज्यूम द टर्नओवर ऑफ दीवा लिमिटेड एलएलपी जो यहाँ पे है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 8 करोड़ रुपए की टर्नओवर है, तो इसकी टर्नओवर 8 करोड़ है, उसकी टर्नओवर कितनी है 15 करोड़ है। अब अगर टर्नओवर 15 करोड़ है तो यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। याद करो टीडीएस 194 क्यू एक सेक्शन आता है अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है और आपका अमाउंट 50 लाख से ऊपर है तो एक्सेस वैल्यू, पूरी वैल्यू का नहीं, एक्सेस वैल्यू का 0.1% के रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। अब यहां पे 105 लाख है, 50 लाख से ऊपर कितने हैं 55 लाख। तो जब उसने परचेस किया तो उस टाइम तो वो 55 लाख पे टीडीएस काटेगा, फिर बाद में सामान वापस आ गया तो फिर क्या करना पड़ेगा, जो एक्सेस पोर्शन टीडीएस का कटा वो फिर अगली बार में एडजस्ट हो जाएगा जी। या उसका आप रिफंड क्लेम कर लेना या अगली बार जब टीडीएस जमा कराओगे उस टाइम पर एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। क्योंकि उसने जो रिटर्न किया वो जुलाई में किया, अमाउंट परचेस किया मई में और पेमेंट रिफंड कब की है वो किया फरवरी में। तो टीडीएस अभी तो 105 लाख है, 50 लाख से ऊपर है, अभी पूरे 55 लाख पे जमा कराना पड़ेगा 0.1% के रेट से, फिर जो एक्सेस है वो फिर बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा जी। ये पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे आर्यन पे कर रहा है 77,000 एवरी मंथ टू मिस्टर कुलवीर रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर प्रोवाइडिंग कैटरिंग सर्विस इन हिज शॉप अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। तो भैया यहाँ पे टीडीएस कटेगा, पेमेंट 30,000 से ऊपर की है। अब अगर पेमेंट 30,000 से ऊपर की है तो 10% के रेट से यहाँ पे टीडीएस काटना पड़ेगा जी। एक बार चेक कर लो यहाँ पे। पहले तो यहाँ पर पहले वाले केस में देखो, यहाँ पर आपका जो परचेज ऑफ गुड्स एक्सीडिंग 50 लाख है और यहाँ पर टर्नओवर जो है 23-24 के 10 करोड़ से ज़्यादा है जी। ठीक है ना, यहाँ पे 10 करोड़ से ज़्यादा निकल के आ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपका टैक्स टू बी, अब यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि आपका जो 55 लाख है तो 55 लाख का 0.1% जो होगा वो 5500 रुपये होगा। तो टीडीएस नीड टू बी डिडक्टेड एट ₹5500। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर 500 रुपये जो है 5 लाख जो उसका वापस आया 5 लाख का 0.1, 500 रुपये वो एडजस्ट हो जाएंगे अगली बार में। और ऐसे यहाँ पर आपका कैटरिंग सर्विस एक्सीडिंग 30,000, टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस 194C में 1% के रेट से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट वाले केस में 194C लगेगा 1% के रेट से। तो टीडीएस यहाँ पे काटना पड़ेगा 194C में जी। अब टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट सच सम विच एवर इज अर्लियर, तो 77,000 मल्टीप्लाई 12 क्योंकि पूरे साल का 1% के रेट से इतना टीडीएस काटना पड़ेगा 194C के अंदर। बताओ जी, कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो। डन, लॉक कर दें इसको जी, पक्का पक्का। चलो अब अगले पॉइंट पर आ जाओ जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या जी। क्वेश्चन नंबर 3 आया कैपिटल गेन का। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आया था जी, इसमें कुछ खास है नहीं। वैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मनी रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 45 साल एक्वायर ए प्लॉट ऑफ लैंड। कब एक्वायर किया, मार्च 2002 को 12/25 का। स्टैंप ड्यूटी 1 लाख पे की तो 12/25 प्लस में 1 लाख 13,25,000 रुपये इसकी कॉस्ट हो गई। उसने लैंड बेची 10 अक्टूबर 24, 23 जुलाई 24 के बाद। तो कंप्यूटेशन पे कोई इंडेक्सेशन नहीं है, कंप्यूटेशन पे कोई इंडेक्सेशन नहीं है। 23 जुलाई 24 के बाद बेची है 80 लाख की। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 83,50,000, तो स्टैंप ड्यूटी 110% से कम है। तो क्योंकि 110 कितना बनता है 88 लाख, उससे तो कम ही है। तो एक्चुअल सेल प्राइस ही मेरा सेल प्राइस है, तो 80 लाख माइनस में 13,25,000, तो 80 लाख माइनस में 13,25,000, तो यहाँ पे 66 लाख
75,000, ये मेरा विदाउट इंडेक्सेशन कैपिटल गेन आएगा जी। मुझे इसका अभी तो कुछ नहीं करना कंप्यूटेशन में। अब जब मैं टैक्स दूंगा तो जो आया उसका 12.5%। अच्छा, इसने बोला कि यहां पर आपकी ना कोई अदर इनकम नहीं है। उसने बोला यहां पर आपकी, अगर मैं चेक करूंगा, एडवाइस कैपिटल गेन निकाल लो, मोस्ट सूटेबल मतलब आफ्टर इंडेक्सेशन पे करें या अपना बिफोर इंडेक्सेशन पे करें। और नो, देखो नो अदर इनकम मतलब पूरी की पूरी मेरी एग्जम्पशन लिमिट बची हुई है। 3 लाख रुपए की जो लिमिट होती है ना, 3 लाख रुपए की लिमिट मेरी बची है। अच्छा, नोट ऑप्टेड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 बीएससी, तो मतलब 2.5 लाख की लिमिट मेरी बची है भाई। नोट ऑप्टेड तो मतलब 115 बीएससी, उसने क्या बोला है, हैज नोट ऑप्टेड आउट। अच्छा, नोट ऑप्टेड आउट मतलब उसने ऑप्ट आउट नहीं किया, मतलब उसने डिफॉल्ट स्कीम ली है। उसने नोट ऑप्टेड आउट, मेरे को लगा नोट ऑप्टेड, नोट ऑप्टेड आउट मतलब उसने डिफॉल्ट स्कीम ली है। तो डिफॉल्ट स्कीम ली है तो 3 लाख की लिमिट बची है। तो क्या करते हो आप, 6675 में से 3 लाख माइनस करते हो, उसका 12.5%। अब आफ्टर इंडेक्सेशन निकालोगे, 80 लाख का तो सेल प्राइस है, कॉस्ट बनेगी 13,25,000 डिवाइड बाय, यहाँ पे 1-2 का रेट आ गया, मार्च 2002 है ना, तो 1-2 का रेट हो गया, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई, ट्रांसफर कब किया आपने, यहाँ पे 363, तो ये आपकी आई को आ गई 13,75,000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 363, तो ये आएगा आपका माइनस में 80 लाख, ये आएगा 300,8750। इसमें से अब 3 लाख माइनस करोगे, उसका 20%। अब जो लेस वाला होगा वो पे कर देना। और कैपिटल गेन तुम्हारे 50 लाख से ऊपर का है, क्योंकि कैपिटल गेन तो टोटल इनकम में यही जाएगा, 10% सरचार्ज लगेगा, फिर 4% सेस लगेगा जी। देखना एक बार, देखो कंप्यूटेशन तो वही है जी, कंप्यूटेशन तो वही आ गई। अब क्या करना है, अब देखो वही, देखो ये 6675 माइनस 3 लाख, वो एग्जम्पशन लिमिट, उसका 12.5%, इतना टैक्स आ गया। या आफ्टर इंडेक्स 80 लाख, 1325 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई ये, तो ये आपका आ गया, आपका ये मेरा गलत कैसे आ रहा है, 13,25,000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 363 माइनस में 80 लाख, हाँ वही आएगा 3190250, तो इतना आएगा जी। अब इतना पॉइंट यहाँ पे निकल के आएगा, तो यहाँ पे आपका उसमें 3 लाख माइनस कर देंगे, ठीक है जी, उसका 20% ये निकल के आ गया जी। अब इसमें से लेस वाला देख लो क्या पे करना है, तो लेस वाला यही आएगा आफ्टर इंडेक्सेशन वाला। अब इसमें 10% सरचार्ज, फिर 4% सेस, ये आपका फाइनल आंसर आएगा जी। अब इन्होंने ना एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी दे रखा है जो प्रैक्टिकली लॉजिकल नहीं है, बट इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कई केस में ऐसा होता है। बट हमें इसका क्या, हमने चेक नहीं करना, हमें ये चेक करना है जो एज पर एक्ट इंटरप्रिटेशन निकल के आ रही है, उस बेस पे आंसर ये निकल के आएगा जी। अब बताओ क्या दिक्कत है, कितना सिंपल क्वेश्चन कैपिटल गेन के अंदर बना था जी, इसमें तो कुछ खास बात थी नहीं यहाँ पे जी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाला अगला क्वेश्चन पे आओ यहाँ पे। अब जी ये क्वेश्चन हमारा मेरे ख्याल से सैलरी का है। क्या कह रहा है, कह रहा है प्रभु ए रेजिडेंट, हाँ जी, प्रभु ए रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 45 साल इज एम्प्लॉयड विद ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज HR मैनेजर, उन्हें बेसिक सैलरी 80,000 पर मंथ दे रखी है, तो 80,000 मल्टीप्लाई 12, ही हैज बीन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग अदर बेनिफिट, क्या मिल रहा है, RFA मिल रहा है, ओन्ड बाय कंपनी, कंपनी के खुद का है, इन मुंबई मेट्रो सिटी है, पॉपुलेशन 40 लाख से ऊपर है, सैलरी का 10% करेंगे। कब मिला, 1 मई 24 को, बट ऑक्यूपाई जो किया 1 दिसंबर से किया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कैलकुलेशन करेंगे 4 महीने की, तो 4 मल्टीप्लाई 80,000, 3,20,000, 3,20,000 रुपए का 10%, इतना यहां पे उसके हाथ में टैक्सेबिलिटी बनेगी। ठीक है, तो 3,20,000 पे उसके हाथ में इतनी टैक्सेबिलिटी बनेगी, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी, तो यहां पर 3,20,000 रुपए का 10%, तो 32,000 रुपए की टैक्सेबिलिटी आ गई। आगे देखो फिर, अब मोबाइल फोन आप उसको पर्सनली उसके लिए दे रहे हो, कॉस्ट ऑफ फोन 90,000 रुपए। याद करो मैंने कहा था मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इसकी नेचर ऑफिशियल होती है। अब नेचर ऑफिशियल है तो इसके हाथ में टैक्सेबल नील होगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो। और साथ में टेलीफोन अलाउंस मिला 1,000 पर मंथ मोबाइल फोन के लिए, और उसका मोबाइल फोन का बिल आया 15,000, अब मिला 12,000, बिल 15,000 आया, तो मिला तो कम है, तो टैक्सेबल तो होगा ही नहीं इसमें जी, इसमें टैक्सेबल तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे जी।
ठीक है जी। उसके बाद देखो फिर यहाँ पर कंपनी ने गाड़ी परचेस की 1 जुलाई 22 को 10 लाख की, और गाड़ी एम्प्लॉय को बेची 1 अगस्त 24 को 2.5 लाख की। अब करना क्या है, याद और करो, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, याद है कार वाले केस में 20% WD मेथड कंप्लीटेड ईयर। अब बताओ 1 जुलाई 22 से 30 जून 23, फिर 1 जुलाई 23 से 30 जून 24, 1 जुलाई 24 से 1 अगस्त 24, तो मतलब 2 साल कंप्लीटेड है। अब 10 साल है तो पहले साल का डेप्रिसिएशन 2 लाख, फिर 8 लाख रुपए का 20, अगले साल का हो गया 1,60,000, तो 2 लाख, 3,60,000 रुपए का डेप्रिसिएशन 10 लाख में से माइनस कर दिया। 640 की गाड़ी मैंने 2.5 लाख की दी है, तो 3,90,000 रुपए का फायदा हो गया गाड़ी वाले केस में, तो ये टैक्सेबल परक्विजिट बन जाएगा 3,90,000 रुपए। याद करो कंप्लीट ईयर निकालते हैं, 2 साल कंप्लीट बन रहे हैं, 2 साल का डेप्रिसिएशन WDV मेथड से 20%, फिर जो बचा उसको कंपेयर कर लो 2.5 लाख से, 390 आपका टैक्सेबल हो गया जी। उसके बाद एक बारी फिर उसने अलाउड यूज ये करने के लिए वीडियो कैमरा और लैपटॉप। लैपटॉप जो यूज करने के लिए दिया तो लैपटॉप तो भैया नॉन टैक्सेबल है, और जो वीडियो कैमरा 50,000 रुपये वो हम टैक्सेबल कर देंगे, तो 50,000 10%, तो 5,000 रुपये का वीडियो कैमरा जो है वो टैक्सेबल होगा। लैपटॉप जो है वो यूज करने के लिए, लैपटॉप ऑफिशियल नेचर है, उसका कुछ भी टैक्सेबल नहीं करेंगे। अब सैलरी की इनकम निकालनी है, देखना एक बार जी। यहाँ पे पहले सैलरी, फिर यहाँ पे RFA वही 4 महीने का, ठीक है। देखो साथ साथ उसने लो भी लिखा हुआ है। फिर मोबाइल फ़ोन पर्सनली उसके लिए नॉन टैक्सेबल परक्विजिट, और टेलीफोन अलाउंस 12,000 है और खर्चा 15 है, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। फिर कार वाला वही पहले साल का 2 लाख, अगला का 61, तीसरा साल कंप्लीट है नहीं, अब इतने की गाड़ी 2.5 लाख में बेची, ये टैक्सेबल हो गया। फिर यूज ऑफ मूवेबल लैपटॉप नॉन टैक्सेबल परक्विजिट, क्योंकि वो ऑफिशियल नेचर होता है। वीडियो कैमरा 10% 5,000 रुपये आ गया जी। अब इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये की माइनस कर दी, क्योंकि हमने ओल्ड स्कीम से करना है, तो ये मेरी यहाँ पे टैक्सेबल सैलरी आ रही है। इनकम फ्रॉम सैलरी जो मेरी निकल के आ रही है वो आ रही है 13,37,000 रुपये की मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पे निकल के आ रही है जी। तो ये मेरी सैलरी की इनकम आ रही है क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग जी। बताओ अब तुम्हें कौन सा क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है यार। अब यहां पे आ जाओ जी, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इसके अंदर बना है, चेक करो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का बस पहला क्वेश्चन देखो, ये प्रैक्टिकल है। उसके बाद तो इसने दिया स्पेसिफाई द पर्सन हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स। बताओ कौन एडवांस टैक्स पे करने के लायबल नहीं है। याद करो, एक तो 10,000 से कम जिनका आता है वो नहीं पे करना, और एक इंडिविजुअल रेजिडेंट सीनियर सिटीजन और जिनकी कोई PGBP की इनकम नहीं है, याद है, वो भी एडवांस टैक्स पे करने के लायबल नहीं होते। अब बताओ उसने पूछा कौन से परसेंट एडवांस टैक्स पे करने के लायबल नहीं। या तो ये बता दो, या क्या इनकम टैक्स की रिटर्न एक बार रिवाइज हो सकती है? फॉल्स। रिटर्न जितनी मर्जी बार रिवाइज कर लो, बट लास्ट डेट से पहले करनी है, 31 दिसंबर से पहले। अब 10 बार रिवाइज कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर दूसरा, अपडेटेड रिटर्न अंडर 139A कैन नॉट बी फाइल इफ ओरिजिनल रिटर्न इन ए लॉस रिटर्न। ये भी फॉल्स है। आपने ओरिजिनल रिटर्न में लॉस दिखाए थे, अब आप अपडेटेड में इनकम दिखाना चाहते हो, क्या अपडेटेड भर सकते हो? बिल्कुल भर सकते हो। आप अपडेटेड में लॉस नहीं दिखा सकते। अगर गवर्नमेंट को लॉस है, अपडेटेड तब फाइल नहीं होगी। अगर गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है तो अपडेटेड तो फाइल कर ही सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है जी। यहाँ पे दोनों के दोनों फॉल्स हैं, ये भी फॉल्स हैं, ये भी फॉल्स है। बताओ अब एक बार इस क्वेश्चन पे आना। अच्छा, ये कहाँ मिलेगा तुम्हें पेपर? इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। आप ICAI पे जाना और वहाँ पे ICAI की वेबसाइट ओपन करोगे, वहाँ पे न्यू अपना स्कीम के नाम से एक फोल्डर होगा, न्यू स्कीम पे क्लिक करना, सजेस्टेड आंसर पे क्लिक कर लेना, सितंबर 25 वाला सजेस्टेड आंसर डाउनलोड कर लेना, आपको ये पेपर मिल जाएगा जी। अब एक बार चेक करो यहाँ पे क्या है। कह रहा है सुरभि रेजिडेंट इंडिविजुअल एज जो उसकी है, एज जो उसकी निकल के आ रही है वो 35 साल है। वर्किंग पार्टनर 2 फॉर्म में है, A and B, ठीक है। अब यहाँ पर एंगेज इन द रिटेल बिजनेस ऑफ गारमेंट, शी प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल ऑफ हिज इनकम और लॉस। आपको 31 मार्च 25। अब वो रेमुनरेशन रिसीव एज ए पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म 9.7 लाख डिडक्टेबल वाइल कंप्यूटिंग इनकम ऑफ फर्म। तो उस टाइम पर फर्म को डिडक्शन मिल गई थी, मतलब हमारे हाथ में रेमुनरेशन जो है वो टैक्सेबल है। एक तो ये टैक्सेबल हो गया। लॉस फ्रॉम इंट्रा
डे ट्रेडिंग इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, नो डिलीवरी, ये 4 लाख रुपए के लॉस आ रहे हैं इंट्राडे, मतलब एक तरह के स्पेक्युलेटिव लॉस है, ठीक है। इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी हॉर्स रेस से 7 लाख की इनकम है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी कंप्यूटेड एज पर प्रोविजन, 9,20,000 रुपए के गेन है सेल ऑफ प्रॉपर्टी के। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 1.2 लाख, तो भैया यहाँ पे 30,000 रुपए की आपको डिडक्शन मिलेगी, तो 30,000 रुपए के लॉस आएंगे। 1,20,000 रुपए के, ये गलत है, इंटरेस्ट माइनस करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड में 30,000, क्योंकि रिपेयर वाला केस है। अमाउंट रिसीव एज एडवांस आपको और बाद में फिर फॉरफिट कर लिया तो वो अदर सोर्स की इनकम बन जाएगी। हम ये मान के चलेंगे कि वो लेटेस्ट है, 1/4/14 के बाद वाला एडवांस है तो वो अदर सोर्स की इनकम है। शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम पार्टनरशिप हम इसका कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जम्प्ट होता है, तो प्रॉफिट एग्जम्प्ट होता है तो लॉस का भी कोई ट्रीटमेंट मेरे हाथ में नहीं होगा जी। बैटिंग का लॉस 0.2 इग्नोर करो, बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी के लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकते इनकम टैक्स में, इसको इग्नोर कर दो। इंटरेस्ट ऑन एफडी 0.8, द फिक्स डिपॉजिट ऑफ 10 लाख वॉज गिफ्टेड बाय हर फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ से 10 लाख का एफडी गिफ्ट मिला, ये तो एग्जम्प्ट है, गिफ्ट नॉन टैक्सेबल क्योंकि रिलेटिव से मिला है। और ये इंटरेस्ट भी मेरे फादर इन लॉ के हाथ में टैक्सेबल होगा, मेरे हाथ में नहीं होगा, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ और वो अपना डॉटर इन लॉ के हाथ में जो होता है, याद करो वो सेक्शन नंबर 64(1)(7) के अंदर क्लबिंग हो जाती है। तो फादर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया, उससे इनकम आ रही, तो मेरे फादर इन लॉ में क्लबिंग करोगे, ये इनकम मुझ में क्लब नहीं होगी जी। अब ब्रॉड फॉरवर्ड में लॉन्ग टर्म लॉस है, तो लॉन्ग टर्म लॉस लॉन्ग टर्म गेन से खत्म हो जाएंगे। और ओइंग एंड मेंटेनेंस वाले लॉस है, ऊपर इनकम है हॉर्स रेस ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस वाली 25,000 रुपए को उससे खत्म कर लो। आपको ग्रोस टोटल इनकम बतानी है। क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, कितना कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ही इज ऑप्टेड आउट डिफॉल्ट टैक्स में, उसने ऑप्टेड आउट का मतलब क्या है कि उसने नॉर्मल स्कीम ली है, डिफॉल्ट स्कीम नहीं ली। अब यहां पे एक बार चेक करना, इधर देखो ध्यान से। पहले तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, एनुअल वैल्यू तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 30,000 रुपए का इंटरेस्ट माइनस करेंगे क्योंकि रिपेयर वाला केस है, तो देखो 30,000 रुपए का लॉस आ गया, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म कर सकते हो, 2 लाख तक ये है, 30,000 रुपए का आप खत्म कर सकते हो। अब उसने बोला रेमुनरेशन मिली 970, तो भैया पीजीपी की इनकम है, वैसे सैलरी नहीं है, वैसे सैलरी है, बट पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म से जो सैलरी मिलती है वो पीजीपी की इनकम होती है। तो 970 से 30,000 रुपए का लॉस पहले आपने वो खत्म कर दिया, 940 आ गया। फिर कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म गेन कितने का है, 920 का। लॉस नीचे दे रखा है वो अनलिस्टेड शेयर्स वाला 380 का, तो 540 के प्रॉफिट आ गए। हॉर्स रेस वाला 7 लाख, 25,000 रुपए का लॉस नीचे दे रखा था क्वेश्चन में, 25,000 रुपए का लॉस खत्म कर दिया, 675 का प्रॉफिट आ गया। और वो अमाउंट फॉरफिटेड वाला 5 लाख रुपए आ गया जी। अब उसके बाद यहां पे देख लो जी, एफडी फादर इन लॉ से मिली, तो फादर इन लॉ से मिला, रिलेटिव में कवर है, गिफ्ट नॉन टैक्सेबल है। और जो इंटरेस्ट है वो फादर इन लॉ के हाथ में क्लब होगा, तो वो तुम्हारी इनकम नहीं है, ठीक है ना। तो ग्रोस टोटल इनकम आ गई इतनी। अब लॉस कितने कैरी फॉरवर्ड, एक तो स्पेक्युलेटिव, ठीक है ना, स्पेक्युलेटिव वाले इंट्राडे वाले 4 लाख के वो कैरी फॉरवर्ड होंगे। और बैटिंग का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि बैटिंग का लॉस हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। और अगर मैं नॉर्मल स्कीम लेके चलता, इसी में नॉर्मल स्कीम लेके चलता, ठीक है ना, अगर मान लो मैं डिफॉल्ट स्कीम लेके चलता, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में जो डिडक्शन मिलती है 30,000 रुपए की, वो नहीं मिलती। याद है, डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती, तो वो 30,000 जो मैंने माइनस किए थे वो मुझे ऐड करने पड़ेंगे, तो फिर मेरी ग्रोस टोटल इनकम इतनी बन जाती। रोज बताओ क्या दिक्कत थी। पूरा पेपर हमारा ये था बस जी। तो ये सीए इंटर के एग्जाम में सितंबर 25 वाला पेपर था जो हमने किया, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से, एक बार इसको दोबारा से कर लोगे तो और कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब ये हमारे दोनों पेपर हो चुके हैं, सीएस का भी हो चुका है, सीए का भी हो चुका है। अब जो हम डिस्कस करेंगे कल, और पर कल तो हमारी क्लास नहीं होगी, परसों मैं 2 दिन आपके डाउट सेशन ले लूँगा सेम टाइम पर। आप यूट्यूब पे लाइव आएँ, अपने डाउट्स पूछें, ठीक है। और बस अपनी तैयारी रखें, बहुत कम दिन बचे हैं, पूरे एफर्ट्स लगा दो सर, अपने ऊपर बिलीव करो बस। अगर आप अपने ऊपर बिलीव करते हो, आपको कोई भी ताकत आपके पास होने से नहीं रोक सकती। आप 100% बहुत बड़े नंबर से पास होंगे, बस ये पर ध्यान देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी।